हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है चाइल्ड डेवलपमेंट पर, यानी कि बाल विकास पर। बाल विकास में पिछली कक्षाओं में हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास क्या होता है। हमने कुछ परिभाषाएं देखी थी। हमने संवेग के कुछ दशाओं के बारे में बात की थी, जिसमें से 2 दशाओं के बारे में हमने चर्चा किया था। बालकों के संवेग के महत्व पर हमने चर्चा किया था कि बालक के जीवन में संवेग का क्या महत्व होता है। साथ ही साथ हमने देखा था कि विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से बालक में संवेग उत्पन्न होता है। जैसे जैसे शैशवावस्था में कौन-कौन से संवेग पाए जाते हैं, जो बाल्यावस्था है उसमें कौन-कौन से संवेग पाए जाते हैं, किशोरावस्था में कौन से संवेग पाए जाते हैं और इन संवेगों का कारण क्या होता है। तो हमने इन सभी पर चर्चा किया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं। तो ये जो पूरी चर्चा थी, ये हुई थी हमारी संवेग पर। आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे? तो आज की क्लास में हम देखेंगे भाषा विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, इसका किसी बालक के जीवन में क्या महत्व होता है। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी वो चलने वाली है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। जो ये भाषा विकास होता है, यानी कि ये जो भाषा होता है, भाषा ना केवल विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुंदर, सशक्त, सुगम और श्रेष्ठ माध्यम है, बल्कि ये बौद्धिक योग्यताओं और क्षमताओं के आदान प्रदान का भी एक उत्कृष्ट साधन होता है। ठीक? भाषा जो है, भाषा किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय, कोई भी समाज हो, राष्ट्र की सभ्यता और उसकी जो संस्कृति होती है, उसका दर्पण होता है। भाषा का काम क्या होता है? भाषा के माध्यम से ही हम ये जान पाते हैं कि दूसरे देशों में कौन-कौन सी तकनीक विकसित हुई है और उनका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं, किस प्रकार वो तकनीक हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी समझते हैं। एक जो गूंगा व्यक्ति है, एक गूंगे व्यक्ति के दिल का जो दर्द होता है, उसको समझने का प्रयत्न कीजिए कि वो दूसरों के सामने स्वयं को कितना असहाय महसूस करता है। विशेषकर उस स्थिति में जब वो अपनी जो एकदम ज़रूरी, बहुत ही अति आवश्यक बात है, उसको लोगों को नहीं समझा पाता है। आप ही अगर किसी वजह से अपनी बातों को नहीं समझा पाते हैं, लेकिन आपके लिए वो समझाना अति आवश्यक होता है, तो ऐसे में व्यक्ति अपने आप को कैसे कितना असहाय महसूस करता है, ये आप समझ सकते हैं। यदि वो अपने हाव-भाव, चेहरे की जो भाव-भंगिमाएँ हैं, अपने अंगों के संचालन से, तमाम प्रकार की जो उसके संकेत होते हैं, उनके द्वारा वो बताने का प्रयास तो करता ही है। फिर भी वो समझाने में उतना अच्छा नहीं समझा सकता है, जितना कि हम बोलकर समझा सकते हैं। ठीक? तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाषा क्या है? तो भाषा एक संप्रेषण का माध्यम होता है। जो ये भाषा है, भाषा संप्रेषण का एक लोकप्रिय माध्यम होता है। भाषा की सहायता से ही हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। कि भाषा का कोई और कार्य है? नहीं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। ये पूछा भी गया है कि भाषा क्या है? तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। ये तो हमने भाषा के बारे में थोड़ा-सा समझा।
अब ये जो वाणी होती है जिसे हम स्पीच बोलते हैं, ठीक? क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। तो क्या ये जो स्पीच है और जो ये लैंग्वेज है, यानी कि जो वाणी है और जो भाषा है, ये दोनों एक होते हैं? तो नहीं, इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। वैसे आम तौर पर हम क्या बोल देते हैं? वाणी और भाषा एक ही हैं, ऐसा हम बोल देते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। क्या? वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। तो जो वाणी होती है, हम उसके बारे में भी समझेंगे और भाषा के बारे में। वैसे आपको भी पता है कि आम तौर पर लोग वाणी और भाषा को एक दूसरे का ही पर्यायवाची मान लेते हैं और इन शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस भी तो होता है। जैसे जैसे आम तौर पर हम वृद्धि और विकास को एक ही कह देते हैं। वृद्धि और विकास का अर्थ क्या करते हैं? एक ही लगा लेते हैं। क्या हमारे वृद्धि और विकास के एक बोल देने से दोनों एक हो जाते हैं? नहीं। आपने वृद्धि और विकास का चैप्टर पढ़ा है, आपने देखा है कि किस तरह से वृद्धि और विकास दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। तो वैसे जो वाणी है और जो भाषा है, इन दोनों में भी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाणी यानी कि जो स्पीच है, ये स्पीच क्या होता है, ठीक? तो वाणी भाषा का ही एक रूप होता है। ये जो स्पीच है, ये लैंग्वेज का ही एक रूप होता है, जिसमें ध्वनियों और शब्दों के माध्यम से दूसरे के समक्ष अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। तो इसमें आप क्या करते हैं? तो इसमें आप ध्वनियों और शब्दों के माध्यम से दूसरों के सामने अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इसमें वाणी में यद्यपि वाणी अस्पष्ट, अनियंत्रित एवं टूटे-फूटे ध्वनियों के रूप में होती है, परंतु यह संप्रेषण का सशक्त एवं प्रभावी माध्यम है। इसका प्रयोग समूचे विश्व में किया जाता है। तो जो ये वाणी होती है, वाणी क्या है? ये अस्पष्ट है, अनियंत्रित है और टूटे-फूटे ध्वनियों के रूप में होती है। लेकिन ये संप्रेषण का सशक्त और प्रभावी माध्यम होता है, ठीक? और इसका प्रयोग हमारे देश में या हमारे परिवार में ही नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग पूरे संसार में होता है, पूरे विश्व में होता है, ठीक? ये तो हमने समझा वाणी के बारे में। वाणी के बारे में क्या देखा हमने? तो वाणी के बारे में हमने बस 2-4 पॉइंट देखे। अब हम थोड़ी-सी बात करेंगे भाषा के बारे में कि ये भाषा क्या होती है? तो भाषा यानी कि जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज, ठीक? भाषा वाणी का ही विस्तृत रूप होता है। ये जो भाषा होती है, जो हमारी लैंग्वेज है, ये स्पीच का ही विस्तृत रूप होता है। वाणी की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है, नियंत्रित होता है और प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत विचारों तथा भावों को प्रकट करने के सभी साधन, अब वो क्या-क्या हैं? जैसे जैसे बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, कोई हाव-भाव हो गए, संकेत हो गया, कलात्मक अभिव्यक्तियाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति भाषा के माध्यम से कोई व्यक्ति क्या करता है? अपनी इच्छाओं, अपने विचारों, अपने भावों, अनुभवों, इन सब को दूसरों के सामने प्रकट करता है, ठीक? आप क्या करते हैं? हम और आप भाषा के ही माध्यम से अपने विचार हो गए, हमारी इच्छाएँ हो गईं, हमारे भाव हो गए, अनुभव हो गए, ये सारी चीज़ों को हम दूसरों के सामने अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जो बालक होता है, बालकों में वाणी विकास का निरीक्षण किया जाए तो हमें ये पता चलता है कि बालकों का जो वाणी विकास है, उसके प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ हो जाता है।
प्रारंभ में जो बच्चा है, उसकी जो वाणी है वो अस्पष्ट होगी, अनियंत्रित होगी। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसका जो मस्तिष्क होता है, बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, उसका विकास होता है। उसकी जो तंत्रिका तंत्र हैं, वो परिपक्व होते हैं। उसकी जो वाणी है, वाणी क्या होती है, वो स्पष्ट होती जाती है। पहले बच्चा कैसे बोलता है? पहले बच्चा अस्पष्ट तरीके से बोलता है, लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है? लेकिन धीरे-धीरे जो उसकी स्वर यंत्रियाँ हैं, जो उसके तंत्रिका तंत्र हैं, उन सभी में परिपक्वता आती है और परिपक्वता के साथ-साथ बच्चे का जो स्वर यंत्रियाँ हैं, वो भी मजबूत हो जाती हैं। तो जो बच्चा बोलता है, तो उसकी वाणी जो होती है, वो स्पष्ट हो जाती है। ठीक? तो जो बालक है, बालकों के द्वारा जो ध्वनियाँ उत्पन्न उत्पन्न की जाती हैं, सभी सभी जो ध्वनि हैं, उनको आप वाणी नहीं कह सकते हैं। केवल उसी ध्वनि को आप वाणी कह सकते हैं, जो बालक के द्वारा बोली गई हो और बालक उसका अर्थ जानता हो। साथ ही साथ उस वस्तु का संबंध भी उसे मालूम होता है। जैसे जैसे जो बच्चा है वो स्टार्टिंग में क्या करता है? स्टार्टिंग में वो नन्ना नन्ना बोलता है, पा बोलता है, बा बोलता है। तो इस तरह से वो ध्वनि का उच्चारण करता है। अब वो जो ना ना ता कर रहा है, उससे उसने उसको संबंध नहीं पता है, तो उसके द्वारा जो बोला जाता है शब्द, वो क्या होता है, वो ध्वनि नहीं कहलाती है। आप उसे ध्वनि नहीं कह सकते हैं, जिससे दूसरे व्यक्ति उसे समझ ही नहीं पाते हैं। अगर अगर जो माता-पिता हैं, बालक के द्वारा जो उच्चारित ध्वनि है, उसको समझ लेते हैं, मगर जो परिवार के अन्य सदस्य हैं और दूसरे लोग हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उसे भी हम वाणी नहीं बोल सकते हैं। ठीक? तो ये कुछ बातें आपको भाषा और वाणी के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम ये देखते हैं कि भाषा की अवस्थाएँ क्या होती हैं। जो भाषा होती है, भाषा की भी कुछ अवस्थाएँ होती हैं, किन अवस्थाओं से होकर भाषा का विकास होता है, ठीक? तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि भाषा जो विकास होता है, भाषा का विकास, वो किन-किन अवस्थाओं में होता है, ठीक? तो हम इनकी अवस्थाओं को देखेंगे कि किन-किन अवस्थाओं में विकास हो रहा है, किसका? भाषा का, ठीक? तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हमें डिटेल में भी चर्चा करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भाषा विकास की अवस्था है, बालकों में भाषा विकास अनायास या फिर ये अचानक ही नहीं हो जाता है। कोई भी विकास हुआ, यही सिर्फ़ आप भाषा विकास की मत बात कीजिए, तो कोई भी विकास हुआ। कल आपने देखा था, कल और परसों मिलाकर आपने संवेगात्मक विकास की बात की थी। तो क्या सारे संवेग अचानक ही एक ही अवस्था में आ जा रहे थे? नहीं। तो जो संवेग थे, वो धीरे-धीरे अवस्थाओं के बढ़ने के अनुसार वो भी बढ़ रहे थे। तो उसी प्रकार से ये जो भाषा विकास है, ये भी किसी एक अवस्था में या फिर एकाएक नहीं आ जाता है। ये भी एक दीर्घकालिक और जटिल प्रक्रिया होती है, जो शिशु के प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ हो जाती है। और ये जो भाषा विकास है ना, ये भी जीवन पर्यंत चलती रहती है। आजीवन व्यक्ति भाषा से संबंधित चीज़ों को सीखता रहता है और अपने जो उसका व्यक्तित्व है, अभी स्टार्टिंग में आपने सुना था कि भाषा के माध्यम से ही बच्चा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो जो व्यक्ति होता है वो आजीवन भाषा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको सीखता रहता है और अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण करता रहता है। लेकिन क्या होता है जो भाषा विकास की कई अवस्थाएँ होती हैं।
इन्हें भी हमें समझना है कि कौन-कौन सी अवस्थाएँ होती हैं। तो भाषा विकास की कुछ अवस्थाएँ बोलने से पहले की जो अभिव्यक्ति हैं, उनसे संबंधित होती हैं और कुछ बाद में होती है। तो जो आज की क्लास है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो पूर्व अभिव्यक्तियां हैं, भाषा विकास के जो पूर्व की अभिव्यक्तियां हैं, हम उनके बारे में समझेंगे। ठीक। तो सबसे पहले जो पूर्व अभिव्यक्तियां हैं उसमें क्या आता है? सबसे पहला आता है क्रंदन करना, कि बच्चा क्रंदन करता है। दूसरा आता है कूइंग योम बबलाना, कूइंग एंड बैबलिंग होता है। तीसरा होता है गेस्चर यानी कि हाव भाव होता है। ठीक। तो जो ये तीनों आते हैं, ये तीन आते हैं भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां होती हैं। ठीक। वहीं अगर हम बात कर लें कि जो वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं? तो उनमें आता है उच्चारण, उनमें आता है आकलन शक्ति, उनमें आता है शब्द भंडार और उसी में आता है वाक्य निर्माण। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां कौन सी हैं, या फिर भाषा के वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां कौन सी हैं। साथ ही साथ कल या परसों की क्लास में हम देखेंगे भाषा दोष, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। कहाँ से? तो भाषा विकास से। अब ये तो हमने देखा कि जो वास्तविक भाषा विकास के पूर्व की अभिव्यक्तियां कौन-कौन सी हैं, और हमने ये भी देखा कि वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां कौन-कौन सी है। अब ज़रा हम उन पर प्रकाश डालते हैं, किस पर? जो वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां हैं। ठीक। वो कौन-कौन सी हैं, एक बार हम उन पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। ठीक। तो सबसे पहले बात होगी वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियों पर। ये जो वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां हैं, इसे बोलने की तैयारी भी कहते हैं। जो वास्तविक हैं, प्री स्पीच जो हैं, उसे हम बोलने की तैयारी कहते हैं, यानी कि प्रिपरेशन फॉर स्पीच भी कहते हैं। और ये शिशु जन्म से लेकर 13 से 14 माह तक होती है। जो वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां हैं, वो कब से? तो ये जन्म से लेकर 13 से 14 माह तक होती हैं। भाषा विकास की इन अवस्थाओं के दौरान बालक का रोना, बबलाना और जो हाव भाव होता है, उसको प्रदर्शित करना सीखता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे का क्रंदन। क्राइंग क्या है? बच्चे का रोना क्या है? ठीक। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि जो क्रंदन है, क्रंदन क्या है? तो क्रंदन भाषा वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति है। ठीक। अब ये क्रंदन क्या है? तो भाषा विकास का प्रथम रूप है क्या? क्रंदन। आप ध्यान रखेंगे कि भाषा विकास का प्रारंभिक रूप क्या होता है? वो क्रंदन होता है। सभी बालक जन्म के समय रोते हैं, अतः क्रंदन एक सहज एवं प्राकृतिक क्रिया है। आपने सहज क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। एक था आपका सहज क्रिया और दूसरी थी क्या? दूसरी थी आपकी जो सामान्य थी और एक थी आपकी विशिष्ट। विशिष्ट में जो था वो सहज क्रिया आ रहा था। ठीक। तो ये क्या होता है? ये होता है सहज क्रिया। ठीक। जिसका कोई संवेगात्मक एवं बौद्धिक संबंध नहीं होता है। जो बच्चा होता है, जो ये क्रंदन करता है, उसका क्रंदन करना कोई संवेगात्मक एवं बौद्धिक संबंध नहीं होता है। जो यानी कि जो जन्म के 2 सप्ताह बाद तक जो बालक रोता है, बालक किस कारण रो रहा है, क्यों रो रहा है, इसका पता नहीं चल पाता है। उसका रोना जो है वो निरर्थक होता है। जन्म के 2 सप्ताह तक
जो बच्चा होता है उसके रोने का कारण नहीं पता चल पाता है कि वो क्यों रो रहा है। तो जब पता नहीं चल पा रहा है तो उसका रोना बिल्कुल ही निरर्थक, उद्देश्यहीन और अर्थहीन होता है। वो यूँ ही रोता रहता है। कई बार जब बालक रोना प्रारंभ करते हैं, तो बिना रुके वो कई मिनटों तक चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। कई बार वो सोते-सोते भी रोने लगते हैं। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उनका रोना उनकी आवश्यकताओं से जुड़ जाता है। तो 4-5 सप्ताह में जो शिशु होता है, शिशु के रोने की आवाज़ से ही पता चलने लगता है कि बालक अवश्य ही कोई न कोई कारण है जिस वजह से वो रो रहा है। तो लगभग 2 माह का जो बालक है, वो भूख के कारण रोता है। जैसे जब बच्चा रो रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि बच्चे को या तो भूख लगी है या फिर उसको दर्द है, बुखार है, उसने बिस्तर गीला कर लिया है। यानी कि उसका जो क्रंदन होता है, वो उसकी आवश्यकताओं या फिर अगर उसकी जो शारीरिक पीड़ा है, उस पर निर्भर करती है। तो जो 2 माह का बालक है, वो जब रोता है तो उसके रोने का कारण क्या हो सकता है? भूख हो सकता है या फिर पेट में दर्द हो सकता है, शरीर में कोई पीड़ा हो सकती है या फिर थकान हो सकता है या उसके रोने में कोई बाधा हो सकता है, सोने में या फिर उसे तेज प्रकाश मिल रहा हो, कोई भी कारण हो सकता है। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, तो इस वजह से बच्चा रोता है। 3 माह का बालक दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोता है। अब वो समझने लगा है कि उसके रोने से जो माता-पिता हैं या फिर जो संरक्षक हैं या जो दूसरे सदस्य हैं, उनका ध्यान आकर्षित होगा और वो उनको अपने गोद में उठा लेंगे। जब उसकी माँ उसे गोद में लेने के लिए अपने हाथ को फैला लेती है, लेकिन उसको लेती नहीं है, तो वो क्या करता है, वो रोने लगता है। एक जो 5 माह का बच्चा होता है, वो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को देखकर रोने लगता है। वह उस समय भी रोने लग जाता है जब उसके कमरे में किसी व्यक्ति के आने की आवाज़ या फिर कोई आहट या कोई भी अपरिचित व्यक्ति आ जाता है, तो वो उनकी आवाज़ को सुनकर भी रोने लगता है। जो 6 माह का बालक होता है, उसकी आपने अगर कोई प्रिय वस्तु है, वो छीन ली है, तो भी बच्चा रोने लगता है। 7-8 माह का जो बच्चा होता है, वो काफ़ी कुछ समझने लगता है और अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति रोकर भी वो करना चाहता है। जब वो अपने माता-पिता के गोद में दूसरे बच्चों को देखता है, तो वो रोने लगता है। क्या करता है? वो रोने लगता है, ठीक? जो 1 वर्ष का बालक है, 1 वर्ष के बालक भूख लगने, पेट में दर्द होने, किसी भय के कारण या फिर अपरिचित व्यक्ति को जब देखते हैं, तो वो रोने लगते हैं। तो ये जो क्रंदन है, ये क्या है? ये भी उनमें रोने की यानी कि जो भाषा है, भाषा विकास की वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति है। तो बच्चा रोकर अपनी आवश्यकताओं को, अपने बातों को कहने की कोशिश करता है। इसी में एक आता है आपका कूइंग, कूइंग योम बैबलिंग। चाहे आप इसे कूइंग और बैबलिंग अलग-अलग पढ़ें या फिर ध्यान रखिएगा कि कूइंग क्या है और बैबलिंग क्या है, ठीक? तो ये भी एक बच्चे की भाषा पूर्व की प्री स्पीच होती है, ठीक? कूइंग क्या है? तो कूइंग प्री स्पीच होती है। तो सबसे पहले जो 1 माह का शिशु होता है, जो 1 माह का जो बच्चा होता है, वो यानी कि जैसे-जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, वो रोने की क्रिया कम करता जाता है, ये सभी ने देखा होगा, ठीक? उसके रोने के स्थान पर बच्चा अब रो तो नहीं रहा है उतना, लेकिन रोने के स्थान पर वो अस्पष्ट ध्वनियों को निकालने लग जाता है और ये ध्वनियाँ सीखी हुई नहीं होती हैं।
बल्कि जो बच्चा होता है, बच्चा स्वतः ही इन्हें निकालता है। ठीक? इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से बालक ना तो कुछ संप्रेषित करना चाहता है और ना ही वो दूसरे के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए निकालता है। ठीक? बल्कि जो ये ध्वनियाँ होती हैं, ये ध्वनियाँ एक प्रकार की सहज और प्राकृतिक होती हैं, जिसे गूंगे और बहरे बच्चे भी करते हैं। ठीक? तो जो एक माँ का बच्चा है, वो कुछ सरल धुनियाँ निकालने लग जाता है। कैसी धुनियाँ? तो सरल धुनियाँ निकालने लग जाता है। छींकते समय, जम्हाई लेते समय वह कुछ विस्फोटक भी निकालता है। यह ध्वनियाँ अर्थहीन एवं निरर्थक होती हैं। लेकिन लेकिन इन ध्वनियों से स्वयं बालक को आनंद और सुख की अनुभूति होती है। जो ये निरर्थक और अर्थहीन ध्वनियों को निकालता है, इसका कोई अर्थ तो नहीं होता है, लेकिन बच्चे को इस चीज़ से बहुत आनंद मिलता है और बालक ऐसी ध्वनियों को बार-बार निकालता है और वो क्या होता है, आनंदित होता है। इन्हीं ध्वनियों को ही हम क्यूइंग कहते हैं। तो जो ये ध्वनियाँ बार-बार निकालता है, इसे हम क्यूइंग कहते हैं। ठीक? क्यूइंग की अधिकांश ध्वनियाँ निरर्थक ही होती हैं, परंतु इनमें से कुछ ध्वनियाँ आगे चलकर बबलाने में और शब्द के निर्माण में परिवर्तित हो जाती हैं। पहले तो ये अर्थहीन थी, लेकिन बाद में क्या होती हैं? बाद में ये जो ध्वनियाँ होती हैं, ये बबलाने में और शब्द के निर्माण में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ ध्वनियाँ उम्र बढ़ने के साथ-साथ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ठीक? जो बालक हैं, बालकों में बबलाने की क्रिया लगभग 2 माह से ही प्रारंभ हो जाती है और ये 1.5 वर्ष की अवस्था तक चलती हैं। तो यहाँ से आप क्या ध्यान रखेंगे? बच्चों में जो बबलाने की क्रिया है, वो लगभग 2 माह से प्रारंभ होकर लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था तक चलती है। 8 माह के बालक में बबलाने की जो क्रिया होती है, वो अपने चरम सीमा पर होती है। जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, उसका जो स्वर यंत्र है, वो क्या होता है? वो परिपक्व होता जाता है और बालक जो है, वो स्पष्ट ध्वनियों को निकालने लगता है। तो जो बालक है, बबलाने में बालक पहले सुरों अब सुर में क्या आता है? जैसे आ, ई, उ, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे स्वर होते हैं। तो इन शब्दों का और उसके बाद जो व्यंजन होते हैं, इनको निकालता है। जैसे क, ख, ग, घ ये सारे शब्द वो बोलता है। ठीक? और फिर बाद में कई बार वह व्यंजनों के साथ में सुर को निकाल कर बोलता है। अब जैसे जैसे उसने पा में आ जोड़ दिया तो बन गया पा, माँ में आ जोड़ दिया बन गया माँ, दा। ऐसे ही वो स्वर और व्यंजन दोनों को ही मिलाकर बोलता है। तो जब ये दोनों को मिलाकर बोलता है, तो इसमें वो पा और व्यंजन और ये क्या करता है, स्वर और व्यंजन को जोड़ता है। प्रारंभ में बालक एक ही धुन की जो पुनरावृत्ति करता है, इसी को बबलाना कहते हैं और बाद में इन्हीं से निर्माण जैसे उसने 2 बार बोला पा, पा बन गया पापा, माँ, माँ बन गया मामा, दा, दा बन गया दादा। तो इन्हीं से बालकों को खुशी मिलती है, उनको आनंद की अनुभूति मिलती है, उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो बबलाने की ध्वनि ही आगे चलकर शब्दों में परिवर्तित होती है। जैसे आपने देखा कि जो बच्चा था, बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने एक बार स्वर की पुनरावृत्ति की, फिर उसने क्या किया? उसने व्यंजन की पुनरावृत्ति की, फिर उसने स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बोला। तो जब उसने स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बोला, तब बन गए शब्द और यही जो बबलाना है, यही बच्चे में क्या करता है?
यही बच्चे में शब्द निर्माण को करता है। यानी कि बच्चा क्या करता है? बच्चा ध्वनियों से ही शब्दों का निर्माण करता है। ठीक? ये बालकों में बबलाने की क्रिया का कोई तात्कालिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके दूरगामी और दीर्घकालिक परिणाम अच्छे होते हैं। बबलाने से बालक के जो स्वर यंत्र हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं और वे बोलना सीख लेते हैं, जिससे उनका जो भाषा विकास है वो अच्छा होता है। बबलाने की क्रिया से ही बालक अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं, वो अपने आप ही बड़बड़ाते रहते हैं और क्या करते हैं, ये बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। इससे उन्हें वो नहीं लगता है कि वो अकेले हैं, वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। तो वो बबलाने के माध्यम से अनुक्रिया करते हैं, ठीक? तो ये आपने समझा कि बबलाना क्या होता है, ठीक? ये था दूसरा प्री स्पीच का जो हमने देखा दूसरा तरीका था, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं हाव-भाव के बारे में कि ये हाव-भाव क्या होते हैं, ठीक? हाव-भाव गेस्चर, ठीक? तो बालकों में ना केवल क्रंदन, कूइंग या फिर जो बबलाना है, इनके माध्यम से भाषा विकास होता है, बल्कि बच्चा हाव-भाव के माध्यम से भी जो है अपने भाषा का विकास करता है। तो हाव-भाव से मतलब क्या होता है? हाव-भाव से तात्पर्य अपनी विभिन्न शारीरिक अंगों के माध्यम से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्या करना? अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वास्तविकता तो यह है कि बालक हाव-भाव का प्रदर्शन भाषा के पूरक के रूप में करता है। कैसे करता है? तो जो बालक होता है, बालक हाव-भाव का जो प्रदर्शन करता है, वो भाषा के पूरक के रूप में करता है। यानी कि जो बालक है, बालकों के लिए भाषा विकास जो बालकों के लिए जो हाव-भाव हैं, विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा, सरल, सुगम और श्रेष्ठ माध्यम होता है। इन्हीं हाव-भाव के उपयोग वे शब्दों के स्थान पर करते हैं। वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो अपने भाव-भंगिमाओं से अपने बातों को कहने की कोशिश करते हैं। जब कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, तो अपने भाव-भंगिमाओं से, अपने शब्दों के स्थान पर भाव-भंगिमाओं का प्रयोग करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी एक गूंगे व्यक्ति की। अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, तो क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी? मतलब वो बोल तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसके आवश्यकताओं की पूर्ति तो होगी ना? तो वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के भाव-भंगिमाओं यानी कि संकेतों का प्रयोग करता है। तो उसी तरह से जो बच्चा होता है, वो बोल तो नहीं पाता है, लेकिन बोलने के स्थान पर वो कुछ अपने ऐसे भाव-भंगिमाओं का प्रयोग करता है, जो वो ना बोलते हुए भी कहलाता है। मतलब अपने बातों को कह जाता है। तो बालक हाव-भाव का प्रदर्शन कैसे करता है? वो पैर पटक कर करेगा, हाथ-पैर फैलाकर करेगा या फिर वो उँगलियों को दिखाएगा, मुँह बनाएगा, वो अपने पुरस्कार या फिर कई तरह से मुँह को सिकोड़ेगा, अपने नाकों को सिकोड़ेगा और फिर वो माता के आँचल को भी खींच लेगा। तमाम प्रकार के तरीके होते हैं बच्चों के पास अपनी बातों को कहने का। तो जो बच्चा अपने से बड़ों के आँचल को माँ के खींचता है, अंगुलियों को खींचता है, हाथ-पैर पटकता है, तो वो बच्चा जो होता है, वो व्यक्ति से कुछ न कुछ कहने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण की बात करें, तो अगर बच्चे की भूख मिट गई है, भूख मिट जाने पर बालक दूध के गिलास को देखकर अपना मुँह फेर लेता है। वो अपना मुँह क्या कर लेता है? बगल कर लेता है, अपनी माता को देखकर अपने दोनों हाथ फैला लेता है
और ना अगर माता जो है उसे नहीं उठाती हैं, माता ही हो गई या जैसे परिवार के और सदस्य होते हैं, तो बच्चों को उनसे लगाव हो जाता है। तो वो अपना हाथ फैलाते हैं, अगर ना उठाएँ तो वो अपनी गुस्से को कैसे प्रदर्शित करते हैं, अपनी नाराज़गी को वो अपना हाथ-पैर पटक कर अपनी नाराज़गी जताते हैं कि हम आपसे गुस्सा हैं। इसी तरह से अगर बच्चा अपने कोई अच्छा खिलौना है, उसका प्रिय खिलौना है, उससे खेलना चाहता है, तो अपनी मम्मी का या फिर जो उसके साथ परिजन रह रहे हैं उनकी उँगली पकड़ेगा और खिलौने तक भी चला जाएगा। उसके बाद वो उँगलियों से ही खिलौने की तरफ इशारा करेगा। तो इस तरह से वो अपने हाव-भाव से, अपने भाव-भंगिमाओं से बड़ों को ये अपने शब्दों की तरह अपने भाव-भंगिमाओं को वो प्रयोग करता है। जैसे अगर कोई बालक है, बालक पानी पीना चाह रहा है, तो वो पानी के स्थान पर मानी भी बोलकर चुप हो जाता है और या तो वो बार-बार गिलास रखा है, गिलास की तरफ इशारा करेगा। तो बालक अपने हाव-भाव से अपने भाषाओं को कहने की कोशिश करता है। ठीक? तो ये हमने बात किया प्री स्पीच। कौन-कौन सा? एक क्रंदन था, क्राइंग, बैबलिंग, कूइंग, साथ ही साथ हमने गेस्चर यानी कि हाव-भाव की बात की। अब कुछ सामान्य से हाव-भाव समझते हैं जो कि एक बच्चा देता है। एक बच्चा जो सामान्य हाव-भाव देता है, वो क्या है? उसका अर्थ क्या होता है? ठीक? तो एक तरफ है हाव-भाव और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। जैसे जैसे अगर कोई बच्चा मुँह से भोजन निकाल रहा है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि भूख उसकी मिट गई है। जब बच्चे की भूख मिट जाती है, तो बच्चा अपने मुँह से भोजन को निकालने लगता है। निकालने का मतलब कि जैसे अगर आप बच्चे के मुँह में भोजन डालेंगे, तो वो क्या करेगा? उसको उगल देगा, निगलेगा नहीं। तो उसकी जब भूख मिट जाती है, तो ऐसे में बच्चा अपने मुँह से भोजन को निकाल देता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा है कि मुँह से अगर वो निप्पल को बार-बार धकेल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि बच्चे की भूख मिट गई है या फिर बच्चा जो है वो दूध नहीं पीना चाहता है। अब दूध ना पीने का कोई और भी कारण हो सकता है, जैसे अगर छोटा बच्चा है, तो दूध अगर उसे ज़्यादा गर्म है, तो नहीं पिएगा, निकाल देगा। दूध अगर बिल्कुल ठंडा है, तो भी वो अपने मुँह से निकाल देगा या फिर उसको भूख नहीं है, तो भी वो दूध को नहीं पिएगा यानी कि जो निप्पल है उसे बार-बार अपने मुँह से बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। ठीक? अगला है अधिक एवं बार-बार छींकना। अगर कोई बच्चा अधिक और बार-बार छींक रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि बच्चे को ठंड लग गई है। जब बच्चे को ठंड लग जाती है, तो बच्चा बार-बार और अधिक मात्रा में छींकता है। ठीक? अगला जो हाव-भाव है, वो है कि वस्तु के पास पहुँचना। अगर वो बच्चा किसी वस्तु के पास जा रहा है, तो मतलब वो बच्चा जो है, वो वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। अब वो कह तो नहीं सकता है, लेकिन क्या करता है, वो उसे अगर उसके पास पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब कि वो बच्चा जो है, वो वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। ठीक? अब अगला हाव-भाव क्या हो सकता है? तो अगला हाव-भाव ये है कि माता-पिता या फिर किसी जो परिचित हैं, उनको देखकर बच्चा हाथ को अपने और पैर को फैला रहा है। तो ऐसे में बच्चा क्या कहना चाहता है? उसके इस हाव-भाव से क्या पता चलता है? कि बच्चा जो है वो गोद में उठा लेने की इच्छा कर रहा है। अगर कोई बच्चा है अपने हाथ-पैर फैला रहा है परिचित को देखकर या फिर माता-पिता को देखकर, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा चाहता है कि आप उसे गोद में उठा लें। अब बच्चा कह तो नहीं सकता है, वो सिर्फ़ अपने हाव-भाव के द्वारा अपने शब्दों को
अपने हाव-भाव के द्वारा शब्दों को वो बोल रहा है। शब्दों के स्थान पर वो हाव-भाव का प्रयोग कर रहा है। अगला हाव-भाव है होंठ एवं जीभ चलाना। अगर कोई बच्चा होंठ और जीभ को चला रहा है, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं भूखा हूँ। बच्चा जब भूखा होता है, तब वो अपने होंठ को, अपने जीभ को चलाता है। अगला है कि जो परिचित व्यक्ति हैं, उनको देखकर मुस्कुराता है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है, वो अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है। अब जब वो मुस्कुरा रहा है तो वो कुछ कह तो नहीं सकता है, लेकिन उसके मुस्कुराने का अर्थ ये होता है कि बच्चा चाह रहा है आप उसे गोद में उठाकर खिलाएँ, उसको दुलार करें, लाड प्यार करें। वो आपकी गोद में खेलना चाह रहा है। तो जब बच्चा अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराता है, तो ये समझना चाहिए कि बच्चा खेलने के लिए आपकी गोद में बोल रहा है। काँपना एवं खाँसना। जब बच्चे को ठंड लगती है तो क्या वो बोलता है कि मुझे ठंड लग रही है? नहीं। छोटा बच्चा बोल नहीं सकता है तो वो काँपता है, खाँसता है तो समझना होगा कि जो बच्चा है उसे क्या लग गई है? उसे लग गई है ठंड। अगला जो हाव-भाव है उसका, वो ये है कि अपरिचित को देखकर दूर भागना। आपने देखा ही होगा कि अगर किसी बच्चे के पास कोई अपरिचित जाता है, तो बच्चा दूर भागता है या फिर वो रोने लगता है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? तो बच्चा कह नहीं पाता है लेकिन वो डर जाता है और वो अपने डर को किस तरह से लोगों को बताता है? तो वो अपने डर को दूर भागकर या फिर रोकर बताता है। ठीक? अगला जो उसका हाव-भाव है, वो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है वस्तु को दूर फेंकना। जैसे कोई बच्चा है, वो किसी वस्तु को दूर फेंक रहा है। अब चाहे निप्पल हो या फिर कोई उसका सामान हो, कुछ भी हो, अगर बच्चा उसे दूर फेंक रहा है, तो दूर फेंकने का मतलब क्या होता है? दूर फेंकने का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है उसे उस वस्तु की इच्छा नहीं है, वो उस वस्तु को लेना नहीं चाहता है। अगला जो उसका हाव-भाव है, वो क्या हो सकता है? तो अगला हाव-भाव है कि दूध का गिलास देखकर मुँह फेर लेना। अगर कोई बच्चा दूध के गिलास को देखकर अपना मुँह फेर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को भूख नहीं है या फिर वो दूध पीने की इच्छा उसको नहीं है, वो दूध पीना नहीं चाहता है। तो ये जो सारे हाव-भाव हैं, बच्चा खुद से कह नहीं सकता है। तो जब वो कह नहीं सकता है, तो वो कुछ न कुछ अपने शरीर में ऐसे हाव-भाव करेगा, जिसे आपको समझना होगा। तो जिनके घर पे भी बच्चा है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमने हाव-भाव क्या पढ़ा है। तो जब भी बच्चा कुछ इस तरह से हाव-भाव करेगा, तो उसका अर्थ आप समझ पाएँगे। ठीक? तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा प्री स्पीच। प्री स्पीच में आपने क्या देखा? क्रंदन। तो स्टार्टिंग में शैशवावस्था में जन्म के बाद बच्चा क्या करता है? अपने सारे आवश्यकताओं की पूर्ति वो रोकर करता है। उसे अगर कुछ चाहिए तो रोता है, उसे सोना है तो वो रोता है, अकेले है तो भी रोता है, डर रहा है तो भी रोता है। मतलब अपने हर कार्य के लिए, अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या होता है? वो रोता है। रोकर ही अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक? तो वो रोता है, फिर उसमें आती है कूइंग और बैबलिंग। वो कूइंग करता है, बैबलिंग करता है और अपने हाव-भाव से अपनी बातों को कहता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो उसके अंदर जो है भाषा उसकी विकसित होने लगती है, भाषा का विकास होता है। तो ये भी एक भाषा विकास का ही प्रोसेस होता है। जैसे बच्चा जन्म लेते ही परिपक्व नहीं हो पाता है या फिर जैसे बच्चे के अंदर एकाएक कोई संवेग नहीं आ जाता है,
अवस्थाओं के अनुसार धीरे-धीरे बच्चे में संवेग की मात्रा यानी कि संवेग जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो बच्चा होता है उसमें भाषा का विकास भी एकाएक नहीं हो जाता है। धीरे-धीरे अवस्थाएँ जैसे-जैसे बढ़ती हैं, बच्चे के अंदर जैसे-जैसे परिपक्वता आती है, वैसे-वैसे उसके भाषा का विकास होता जाता है। तो अब उसकी स्वर यंत्र जो होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र भी परिपक्व हो जाते हैं। तो जैसे-जैसे उसमें परिपक्वता आती है, वैसे-वैसे उसकी भाषा का विकास होता जाता है। ठीक? तो आज की क्लास में हमने क्या-क्या देखा? अभी हमें इसमें काफ़ी कुछ देखना है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ़ देखा कि वाणी क्या है, भाषा क्या है और ये जो भाषा की अवस्थाएँ हैं, ये कौन-कौन सी होती हैं? जिसमें हमने 2 भाषा की अवस्थाएँ देखी। क्या? एक तो देखिए जो वास्तविक भाषा विकास के पूर्व की अभिव्यक्तियाँ हैं वो, उसमें क्या-क्या था? तो उसमें था क्रंदन, कूइंग, बैबलिंग और साथ ही साथ हमने हाव-भाव की चर्चा की। अब जो कल की क्लास होगी उसमें हम देखेंगे वास्तविक भाषा क्या होता है, वास्तविक भाषा विकास क्या होता है, ठीक? तो अभी इसकी 2 क्लासेस होंगी। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी इसकी 2 क्लासेस हमारी होनी बाकी हैं। तो आप लोग अगर जो अभी हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था इमोशनल डेवलपमेंट पे, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा। अभी हम देख रहे हैं डेवलपमेंट। हमने इससे जो पहले वीक जो लास्ट वीक हमने चर्चा किया था, वो किया था फिजिकल डेवलपमेंट पे, साथ ही साथ हमने बात की थी मोटर डेवलपमेंट की। इससे पहले वाली कक्षा में हमने देखा था इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में और आज हमने देखा या हमने स्टार्ट किया है लैंग्वेज डेवलपमेंट को, ठीक? तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप में से जिस किसी ने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पर रात 9 बजे आपके लिए क्विज़ आती है जिसे आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।